गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग करंट का। इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने बात किया था कि जब भी किसी सर्किट में से whenever there is change in magnetic field for the circuit there is an induced current in that. So we have successfully generated, हमने देखा कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट जनरेट कर सकते हैं। तरीका क्या होगा, आइदर आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है और आपको एरिया चेंज करना है और आपको एंगल चेंज करना है। बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनी वन ऑफ द कंपोनेंट व्हाट वी कैन प्रोड्यूस इज वी कैन प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, आपके घर में सप्लाई जो है, जो मेरे घर में सप्लाई भी चल रहा है, जो लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। जो आपका सेल फोन चल रहा होगा, लैपटॉप चल रहा होगा, घड़ी चल रही होगी, दिस इज बिकॉज ऑफ डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। तो पहली बात तो ये कि हम लोग एसी को कभी स्टोर नहीं कर सकते, वी कैन ओनली स्टोर डीसी। फॉर एग्जाम्पल द सेल फोन्स बैटरी, लैपटॉप्स बैटरी और द पेंसिल सेल। तो हम लोग एसी को कभी स्टोर नहीं कर सकते। अब एसी जनरेट क्यों करना है, बिकॉज एसी जनरेट नहीं करोगे तो हाउ विल बी फंक्शनिंग, कि चलेगा कैसे। अब हमारे घर में सप्लाई कैसे होते हैं, सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में। Every single thing inside our home has been connected in parallel. So now when the things have been connected in parallel, हमको ये समझ में आना चाहिए कि voltage will get divided, voltage will remain same but the current get divided. बराबर, because voltage क्या होता है, पैरेलल में सेम रहता है और करंट जो है वो पैरेलल में क्या होगा, डिवाइड होगा। एंड इफ द करंट इज गोना डिवाइड इन पैरेलल, यदि करंट की वैल्यू आपकी डिवाइड हो जाएगी पैरेलल में आने के बाद में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। So voltage, current, these are the two different segments that we have to understand about. तो हमको पता है कि बिना वोल्टेज के करंट नहीं होगा और बिना करंट के वोल्टेज नहीं होगा, वाइस एंड वर्सा है, डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, एंड बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ द करंट विल बी जनरेटेड। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट करंट आ जाएगा। So because of the change in one single thing, the second thing will be generated, and this is what we've been calling it as induced EMF and induced current, है ना। तो यहाँ तक हमारी चर्चा पूरी हो चुकी थी। हमने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब हमको ये सेगमेंट पूरा पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू कनेक्ट अल्टरनेटिंग करंट टू ए रेजिस्टर, alternating current to a capacitor, alternating current to a inductor, alternating current to combination of them। क्या होगा, कौन से फेज में डिफरेंस रहेंगे, कैसे लीड होगा, कैसे लैग होगा। हम जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं या फिर मैं सिंपली आपके लिए करंट की बात करूं, सो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि करंट जो है वो हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो हम लोगों के लिए ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, हम उस क्वांटिटी को वेक्टर कहते थे। द वेक्टर इज बीन डिफाइंड एज अ क्वांटिटी हु हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट व्हेन आई एम डिफाइनिंग द करंट, इट हैज बोथ द थिंग्स, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज सम सॉर्ट ऑफ करंट। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड दोनों है, पर फिर भी मैं इसको कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई, द करंट डज नॉट सेटिस्फाई दी वेक्टर अलजेब्रा। मतलब वेक्टर अलजेब्रा को ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए मेरे लिए कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, मेरे लिए स्केलर क्वांटिटी होगा। सो डेफिनेशन ऑफ करंट, डेफिनेशन ऑफ स्केलर, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर शुड बी अपडेटेड। The vector is defined as a quantity which has direction, magnitude as well as which obeys vector algebra. Unless and until that quantity does not satisfy vector algebra, we will not be calling that as a vector. So vector के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, magnitude plus direction plus it should satisfy vector algebra। ठीक है सर, समझ में आ गया कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसका पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये वेक्टर अलजेब्रा के रूप में कहना चाहिए अपने। ओके, अभी करंट के बारे में हम लोग सोचें तो अपने यहाँ जो सप्लाई आता है वो कितना आता है, मैं मान लेता हूँ 250 वोल्ट। नॉर्मली कितना होता है ये, 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक का वोल्टेज होता है। करंट की वैल्यू होती है 5 एम्पियर एंड द फ्रीक्वेंसी इज गोना बी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है, कहीं पर 110 हर्ट्ज भी है, कहीं पर 60 हर्ट्ज भी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 60 हर्ट्ज है, 110 हर्ट्ज है तो वो ख़राब है, हम लोग अच्छे हैं, फिर हम अच्छे हैं वो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट कि उनके यहाँ सिस्टम जो पूरी बनी हुई है वो 60 हर्ट्ज पे है। आपने कभी देखोगे व्हेन यू गो टू यूएस, व्हेन यू गो टू कनाडा, व्हेन यू गो टू सम अदर कंट्रीज एंड यू विल ब्रिंग सम टीवी। अब अभी तो यहाँ पे हम लोग नहीं लाते,
बट पहले के टाइम पे क्या होता है कि लोग जब ट्रैवल करते आउटसाइड इंडिया, दे यूज्ड टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर, आइदर टीवी लेके आएंगे, आइदर वीसीआर लेके आएंगे, तो वो लाने के बाद में डायरेक्ट उसका प्लग में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप डायरेक्ट प्लग में कनेक्ट कर दोगे तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है और हमारे यहाँ कितनी है 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। इसलिए हम लोग फिर एक नया डिवाइस बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करेगा, जितना आपको वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो उसको उतना ही वोल्टेज देगा, एंड इट विल बी वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल अगेन एंड अगेन कि जितना मुझे वोल्टेज चाहिए उतना ही मैं वोल्टेज उसको डिलीवर करूँ या उतने वोल्टेज को मैं प्रदान करूँ, है ना। तो ये आपका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, एफएमपीए सब खत्म हो गया। अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, फ्रीक्वेंसी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला 5 एम्पियर 220 वोल्ट से, बिकॉज मुझे पता था कि पैरेलल में जब कनेक्शन करूंगा तो मेरे लिए जो वोल्टेज है इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द डिवाइसेस एंड करंट गेट्स डिवाइडेड। करंट हमेशा डिवाइड होगा। और मैं आपको बात बता दूं कि मैक्सिमम करंट रिक्वायर्ड बाय द एनी होम अप्लायंसेस, आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस है, एसी हो जो भी हो, मैक्सिमम करंट रिक्वायर्ड इज 1.25 एम्पियर। उसके ऊपर करंट लगता नहीं है। बफर लगा दोगे तो 2 एम्पियर के ऊपर करंट जाएगा नहीं है। सो दैट इज द मैक्सिमम। हाँ, आप लोग अभी कई बार आपका सेलफोन का चार्जर उठा के देखोगे तो उसमें दिखता है 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, तो वो रेटिंग्स है। रेटिंग्स मतलब क्या है कि 6 एम्पियर करंट यदि इस डिवाइस से पास हो जाएगा तो वो खराब नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेलफोन चार्जर को 6 एम्पियर चाहिए। वो रेटिंग्स वो लिखी होती है जो बताता है कि सेफ्टी लिमिट कहाँ तक है। भाई तुम 6 एम्पियर तक करंट पास करवा दो तो भी कुछ नहीं होगा, पर तुम उसको 6 एम्पियर के ऊपर लेके जाओगे तो तुम्हारा डिवाइस खराब हो सकता है, वो अलग चीज़ है। बट टू एवरी एवरी होम अप्लायंसेस the maximum current required is 1.25 ampere, not more than that, max to max 2 ampere। उसके ऊपर करंट लगता नहीं है because current was getting divided। ठीक है, तो ये वोल्टेज के बारे में बात हो गई, करंट के बारे में बात हो गई। अब हमको पता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी गेट्स डिवाइडेड। जो फ्रीक्वेंसी हमारी वो क्या होती है? डिवाइड। मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखे हम लोग कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकेंड इज 50 टाइम्स, because time period is nothing but 1/50, so time period of the cycle is 0.02 second। मतलब एक बार में उसको पॉजिटिव होकर के नेगेटिव होकर जीरो होने के लिए टाइम कितना लगता है? 0.02 सेकेंड। मतलब आपके यहाँ जो अप्लायंसेस है उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव में जो वेरिएशन आता है, दैट वेरिएशन कम्स ओनली फॉर 0.02 सेकेंड, जो कि हमारी आंख देख नहीं पाती। इसका मतलब था कि एक बार पॉजिटिव सप्लाई गया, एक बार नेगेटिव सप्लाई गया, हमारी आंख ये देख नहीं पाती बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत 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 ज़्यादा है। परसिस्टेंस ऑफ विजन आपने के 10th स्टैंडर्ड में सुना होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ बिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब ये था कि आपका जो फैन है वो आधी सेकेंड के लिए 0.01 सेकेंड के लिए क्लॉकवाइज एंड 0.02 सेकेंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता हम लोग देखेंगे, समझेंगे उसको आगे। बट बेसिक जो ऊपर का नॉलेज है आपको समझा रहा हूँ मैं, और ऊपर का नॉलेज बहुत हानिकारक होता है। यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग इन क्वाइट अ गुड डेप्थ, तो आप समझ पाओगे। तो यहाँ हमको समझ में आया कि करंट की वैल्यू, मतलब करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो भी वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो वेक्टर जब सेटिस्फाई नहीं करता। उसके पास में वोल्टेज होगा, करंट होगा, और ये 58 फ्रीक्वेंसी होगी जो कि हमारे पास में सप्लाई आता है घर पे, जो एसी सप्लाई हमारे घर में आता है। वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट डिवाइड होता है, फ्रीक्वेंसी 0.02 सेकंड, मतलब एक टाइम पीरियड ऑफ साइकिल है। करंट डिवाइड होता है, इसका मतलब जो हमारे कनेक्शन है दे आर इन पैरेलल, बिकॉज यदि कनेक्शन सीरीज में कर दोगे तो करंट तो सेम रहेगा। तो ये वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स है टू आइडेंटिफाई दैट व्हेन द सर्किट इज इन पैरेलल, व्हेन द सर्किट इज इन सीरीज। तो हमको समझ में आता है कि भाई साहब जब करंट की वैल्यू चेंज होगी, जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वो पैरेलल, जब करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो सीरीज। तो हम लोग आज बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में एंड इट जनरेशन, कि हाउ वी कैन जनरेट द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड हाउ वी कैन यूज इट। यूज तो आपको आता ही, आप खुद कर रहे हो, आपका सेलफोन चार्ज कर रहे हो, आपके घर के अंदर के इंडक्शन कुकर्स यूज कर रहे हो, माइक्रोवेव यूज कर रहे हो, फ्रिज यूज कर रहे हो। दैट मीन्स यू हैव बीन यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट सिंस योर चाइल्डहुड व्हेन यू आर विलिंग टू मेक समथिंग। तो आप फैन लगा रहे हो, तो आप बचपन से उसको यूज कर रहे हो, बट वो बनता कैसे है, हाउ दैट एग्जैक्टली विल हैपन एंड हाउ डस वी कैन क्रिएट इट। तो समझो कि मेरे पास में ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड था, जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा था? मैग्नेटिक फील्ड वॉज गोइंग इनसाइड द बोर्ड एंड देयर वाज वन कॉइल, and that coil was kept like this and it was being revolved by the angular velocity omega। हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया हुआ है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जो कि अंदर की तरफ जा रही है और क्या हो रहा है, घूम रही है कोई। अभी तुम कॉइल को ऐसे 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 घुमाओगे तो बार बार क्या चेंज होगा? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द एरिया वेक्टर।
तो फ्लक्स के बारे में यदि हम लोग लिखते थे तो हम लोग फ्लक्स में क्या लिखते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बीन डिफाइंड एज B डॉट ds इंटू कॉस थीटा, बराबर था। फ्लक्स इज बीन डिफाइंड एज B डॉट ds इंटू कॉस थीटा। ठीक है सर, B डॉट ds इंटू कॉस थीटा समझ में आ गया। अब मैं लिखता हूं फ्लक्स इज बीन नथिंग बट B डॉट ds इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t, because omega is given as theta by t, so theta can be replaced as omega into t। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपका एंगल चेंज होगा, बिकॉज थीटा टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अभी ईएमएफ इंड्यूस निकाले तो ईएमएफ का फॉर्मूला कितना था, एक्चुअल फॉर्मूला इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, सो माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ, ला के रख दो उसको यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बी डॉट डी एस इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, फ्लक्स ई बराबर बी डॉट डी एस इंटू ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा बी डॉट डी एस, तो ऐसा क्या वैसा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर था एक, सो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो ईएमएफ का जो फंक्शन आ गया माइनस माइनस तो हो गया प्लस, इट इज बी ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ कॉइल इज स्मॉल आर, कैपिटल आर ओहम इज द रेजिस्टेंस, बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये आपका इक्वेशन बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, ओमेगा टी पर डिपेंड करता है। जितना जितना आप ओमेगा टी को चेंज करते जाओगे, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, एरिया कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, सब टाइम चेंज हो रहा है। तो यदि मुझे ईएमएफ की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, व्हेन आई वांट टू हैव द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ टू बी मैक्सिमम, जब मुझे उसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए आई एम सपोज टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी शुड बी इक्वल्स टू 1। और साइन 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो जाएगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90। थीटा 90 मतलब क्या, ओमेगा टी की वैल्यू भी क्या होगी 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ गया, ई मैक्स विच इज ई नॉट। क्या लिखो उसको, ई नॉट को मैं लिखता हूं बी ओमेगा पाई इंटू आर स्क्वायर। दिस ई नॉट इज व्हाट वी कॉल इट एज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं इस इक्वेशन में लाके उसको पुट कर दूं तो मेरे लिए इक्वेशन बन गया E बराबर ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज द एंटायर करेक्ट इक्वेशन जो हमारे घर में सप्लाई आती है, वो ऐसे आती है E बराबर ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बट आप एक नॉर्मल इंसान को समझ में समझा नहीं जाओगे कि भाई साहब आपके घर में सप्लाई आपके घर में सप्लाई 220 वोल्ट नहीं आता, वो आपके घर में ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आता है, वो जूते मारेगा हमको, समझ में नहीं आएगा उसको। तो हम बेसिक इंसान को बोलते भाई काम कर, सीधा सीधा बोल ले 220 वोल्ट आता है, खत्म कर काम को। ऐसे बोलेगा कैलकुलेशन करेगा, वैसे बोलेगा कैलकुलेशन करेगा, आंसर सेम ही आने वाला है। तो बेटर वे 211 वोल्ट बोल के छोड़ दो, 220 वोल्ट बोल के छोड़ दो, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इज कमिंग एज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, हमारा ई नॉट हो गया। अब हमको करंट निकालना था, तो करंट हमको निकालते ऑलरेडी आता है। हम लोग करंट कैसे निकालते हैं, सोचो सोचो सोचो, हाउ डू यू कैलकुलेट करंट। करंट निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, आई इज नथिंग बट ई डिवाइडेड बाय आर, सॉरी इट विल बी कैपिटल आर दिस टाइम। सो आई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। तो मेरे लिए आर की वैल्यू आ गई आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट इज नथिंग बट वी कॉल इट एज पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ई नॉट क्या था आपका, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। दिस इज हाउ वी जनरेट एन अल्टरनेटिंग करंट टू बी यूज्ड। अब इसको यदि मैं ग्राफिकल अप्रोचेस में ड्रॉ करने की समझाऊं आपको कि ग्राफ कैसे बनेगा इन दोनों का, जो हमारे फंक्शंस आ रहे थे ई बराबर ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इनकी ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग यदि करें तो इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जब ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस वैल्यू इज ई नॉट, दिस वैल्यू इज माइनस ई नॉट। ग्राफिकल करंट में निकालने जाओगे तो करंट ऐसे जाएगा, दिस वैल्यू इज प्लस आई नॉट, दिस वैल्यू इज माइनस आई नॉट। प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, व्हेन द एंगल इज पाई बाई टू, व्हेन द एंगल इज पाई बाई टू।
सो π/2 डिग्री एंगल के ऊपर आपका जो करंट है, आपका जो EMF है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ द करंट एंड द EMF इज मैक्सिमम एट π/2 दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ये ऑल्टरनेटिंग करंट के रूप है जो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ एग्जैक्टली वी गोना फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिंग करंट। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन आपको हमेशा यही देखने मिलेगा, आपको इक्वेशन कभी कभी ऐसे देखने मिल सकता है I is equals to I naught sine of omega t plus minus phi and E बराबर E naught sine of omega t plus minus phi। जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। मान लो पार्टिकल के पास में ऑलरेडी करंट था, हो सकता है वैसे भी। तो एग्जैक्टली द सेम वे वी जनरेट करंट एट द हाइड्रो पावर प्लांट। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टर्बाइन होगा, टर्बाइन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लगा हुआ है। अब इस टर्बाइन को घुमाने के लिए हम लोग ऊपर से क्या ड्रॉप करते हैं, वी ड्रॉप वाटर फ्रॉम टॉप। वाटर के कारण क्या होगा, टर्बाइन गोल 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 घूमना शुरू करेगा एंड बिकॉज ऑफ द मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन द करंट गेट्स इंड्यूस्ड। एक पहला ये हुआ हाइड्रो पावर प्लांट। इसको हम लोग कौन सा पावर प्लांट बोलते हैं, वी कॉल दिस एज हाइड्रो पावर प्लांट। देन एक होता है थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे हम लोग पानी की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, हीट यूज कर लेंगे एंड दैट हीट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द EMF और करंट अक्रॉस द सर्किट। फिर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट न्यूक्लियर रिएक्शन, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऐसे रिएक्शंस करके ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाली जाती है एंड ड्यू टू दैट एनर्जी दिस कॉइल दैट वी हैव, द कॉइल स्टार्ट्स टू रोटेट एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंड्यूस्ड करंट एंड द इंड्यूस्ड EMF इज बीइंग जनरेटेड। दैट I is equals to I naught sin of omega t और E equals to E naught sin of omega t। ऐसे हम लोग करंट को और ऐसे ही हम लोग EMF को इंड्यूस करवाते हैं। कि एग्जैक्टली करंट इंड्यूस कैसे होगा, यही होता है जब आप लोग शादियों में कहीं पर जाओगे, सेम इज गोना हैपन। जब पीछे शादी में नाचते हो ना आप लोग, बारात निकलती, मिरवणूक निकलती है, लाइटिंग लेके लोग चलते हैं, पीछे एक ऑटो के अंदर, एक कटले के अंदर और जनरेटर लगा होता है। उस जनरेटर के अंदर एक कॉइल है, उसको पेट्रोल डालोगे, घुमाओगे तो वो पेट्रोल यूज करके कॉइल गोल घूम रही है और जितना देर कॉइल घूमेगा, जितना देर रोटेशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, उतना EMF इंड्यूस होगा, उतना करंट इंड्यूस होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट इंड्यूस एंड EMF इंड्यूस आपके दूल्हा दिखने लगेगा आपको, आप नाचते दिख पाओगे, नहीं तो हम एक दूसरे को कभी देख नहीं सकते थे। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अल्टरनेटिंग करंट। अब मैं अल्टरनेटिंग करंट के आपको रूप समझा दूं कि रूप होते कैसे हैं, आपको समझना कैसे कि कोई अल्टरनेटिंग करंट है कि वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। कोई एग्जांपल्स बोर्ड पर दे रहा हूं, देखना, सोचना और फिर आंसर देना कि सर ये वाला अल्टरनेटिंग हो सकता है, ये वाला अल्टरनेटिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है बिकॉज हमारे दिमाग में एक स्टैंडर्ड कन्वेंशनल अप्रोच है, हम लोग उसी को लेकर के हमेशा डिस्कशन करते हैं कि सर ऐसे होगा तो ये है, ऐसे होगा तो ये है। हमको वो कन्वेंशनल अप्रोच को थोड़ा सा ब्रेक करके आगे की तरफ चलना है। पहला एक एग्जांपल, मैं वेवफॉर्म्स ड्रॉ कर रहा हूँ अलग अलग प्रकार से, ये आपने अभी देखा था, ये आपने दूसरी बार दिख रहे हो। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात है। आपको बताना है कि विच आउट ऑफ दिस 7 इज AC एंड विच आउट ऑफ दिस 7 इज DC। आपको AC और DC के बीच के अंतर को समझा करके समझाना है कि सर ये वाला तो आपका AC होगा और ये वाला आपका DC होगा। तो बताओ कैसे करूँ, अभी उसको मैं कैसे समझाऊँ कि पहला वाला AC दूसरा वाला DC कैसे होगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और DC, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब चेंजिंग करंट और DC करंट मतलब क्या होगा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट और कांस्टेंट करंट, ये नाम दिए हुए हम लोगों ने इनको कि डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी कहीं पर नहीं आती है। तो मेरे को देखते ही समझ में आ गया कि सर यदि ये प्लस एक जगह पे कांस्टेंट है तो मेरे लिए ये वाला कौन सा हो जाएगा, DC, बिकॉज ये कांस्टेंट है और यहाँ पर मुझे देखने मिल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 0। जो हमको स्कूल में पढ़ाया गया था कि जहां पर फ्रीक्वेंसी ना हो वो आपका DC और जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो वो आपका AC। ठीक है सर, समझ में आया कि DC मतलब फ्रीक्वेंसी 0, ओके, एंड AC मतलब फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं तो होगी। तो इसका मतलब जितने बचे हुए हैं 5, 6, 7, 3, 2 और 1 सारे के सारे AC होंगे, क्योंकि सबके पास तो फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वो 0 को बार बार कट करते जाए,
F इज 1/t एंड t इज 1/f। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जहां पर वेरिएशन होता होगा वो आपका क्या कहलाएगा, AC कहलाएगा। तो पहले वाले पे देखो तो ये सब पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तीसरा वाला पॉजिटिव है, तो ये मेरे लिए कौन सा करंट हो गया, दिस इज व्हाट आई विल बी कॉलिंग इट एज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्यों ऑल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज जीरो को बार बार कट करके नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, चेंज कर रहा है अपना जो ओरिएंटेशन है उसको बार बार वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। सो इट इज बीन यूजिंग the basic functionalities to change its orientation, and if the orientation is being changed we call it as AC। okay, तो यहाँ पर सेकंड पे देखो तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये वाला भी सर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, बिकॉज अपना ओरिएंटेशन बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जो बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है ना उसको थोड़ा तोड़ो और समझो कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में इतना ही अंतर है कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर चीज़ें क्या करेंगे, आपस में कट करके उसको कई बार ऊपर ले जाएगी, कई बार नीचे लेके आएगी, ये डिफरेंस है। यदि ये डिफरेंस समझ में आपको आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि कौन सा AC है और कौन सा DC है। तो आगे के जो 4 एग्जाम्पल बचे हैं, 3, 5, 6 और 7, आप खुद सोचो और खुद मुझे बताओ कि विच यू फाइंड एज AC एंड विच यू फाइंड एज DC। फोर्थ वाला तो पक्का DC है बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन है ना, फोर्थ वाला पक्का DC है, हमको समझ में आ गया था। तीसरे वाले में यदि मैं गौर करूँ तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। अच्छा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो फिर से हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। ओके, सो ऑल्टरनेटिंग करंट तो समझ में आ गया सर हमको, ऑल्टरनेटिंग करंट इसको बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा सर, ये पांचवें वाले में कुछ लग रहा है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब सर्किट जीरो को टच तो कर रही है। जो वेवफॉर्म आपने ड्रॉ किया है दैट वेवफॉर्म इज बिन टचिंग the zero but it is not crossing it, it is not crossing, it is not going beyond zero, zero के beyond नहीं जा रही है, zero पर आकर के ही रुक जा रही है। if it is not going beyond zero, what you will call this segment is to be called as, we call it as pulsating DC। स्टिल इट इज गोना बी DC बट दैट इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग DC। हम लोगों के पास में ये दिमाग में फिट बैठा हुआ है कि DC का मतलब डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी दिखा दी पर मैंने उसको जीरो क्रॉस नहीं करवाया। सो दिस आउटपुट वेवफॉर्म दैट वी हैव ड्रॉन इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग DC। सो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब कहीं पर ओरिएंटेशन चेंज कर रहा होगा तो ही वो AC है, और चेंज नहीं कर रहा होगा तो वो पल्सेटिंग आपका DC है। और ये जो वेवफॉर्म है इसको वेवफॉर्म को हम लोग बोलते हैं सॉटूथ, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, इनको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल, है ना। तो आपको अलग अलग वेवफॉर्म, सॉटूथ मतलब नहीं आता आरी मशीन लकड़ा काटने की जो पतली आरी होती है, अरे सॉटूथ। लास्ट दो बताओ कौन से होंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते थे, पल्सेटिंग DC। ये भी क्या होगा आपका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्सेटिंग DC। सो पल्सेटिंग DC और पल्सेटिंग AC में हमको समझ में आ गया कि पहला वाला हमारा AC, दूसरा वाला हमारा DC। अब एक बार स्क्रीन को पॉज कर लो, स्क्रीन को पॉज करके पूरा लिख लो कि कौन सा वाला AC कौन सा वाला DC। ठीक है, हो गया, चलो चलते हैं आगे। अब AC और DC में क्या अंतर, AC और DC में क्या अंतर सर, हमने तो ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है। जो हम लोग घर में गर्म पानी करते हैं और जो हम लोग घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं टू टर्न ऑन द हीटर, कि पानी गर्म करना है, हीटर को यूज़ करना है, तो हम लोगों ने वो कर लिया है। यदि वो हम लोगों ने कर लिया है, हमको वो समझ में आ चुकी है बात, तो हम लोग कैसे डिफाइन कर लें, हम लोग कैसे ये मान लें कि सर ये वाला जो होगा ये वाला हमारा AC है और ये वाला हमारा DC है। तो मेरे लिए जो सिंबल होगा, द सिंबल और द सिंबल, वट एवर यू मे कॉल इट, दिस सिंबल व्हेनेवर आई विल राइट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज द सिंबल फॉर DC। मतलब अभी तक जो हम लोग चर्चा करते आए, अभी तक जो हम लोग डिस्कशन करते आए, वो किस पर डिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंट था प्योर DC के ऊपर। अब जब मैं AC लिखूंगा तो मेरा सिंबल ऐसा होगा, उल्टा सोया हुआ सा, दिस इज AC। ये AC मैंने क्यों पॉजिटिव नेगेटिव मार्क नहीं किया, बिकॉज मुझे पता ही नहीं कि कब कौन सा पॉजिटिव कब कौन सा नेगेटिव होने वाला है। यदि मुझे नहीं पता होगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये वाला AC और ये वाला DC। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
जब मैं लिखता हूँ I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, पहले बेसिक बातें कर ले, फिर अगले लेक्चर में हम लोग एवरेज निकालना सीखेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, करंट इज बीन डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और चेंज इन करंट चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यदि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी है, इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ करंट वुड बी, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और ये जो करंट हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ये आपका एवरेज वैल्यू हुआ, वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुआ। इंस्टेंटेनियस क्यों हुआ, बिकॉज ये किसी एक इंस्टेंट पे निकाला आपने, बहुत छोटा इंटरवल पे निकाला आपने, और ये कहाँ पे निकाला हमने, कुछ एवरेज के बीच में, है ना, ये एवरेज के बीच में। बट मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसी फंक्शन को यूज करके क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि डी क्यू इज नथिंग बट आई इंटू डी टी, इस फंक्शन को यूज करके देख लो एक बार। मैं लिख रहा हूँ डी क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू डी टी। यदि मुझे टोटल चार्ज निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड टोटल चार्ज व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ i इंटू डी टी। तो मेरे लिए q का फंक्शन क्या हो गया, i इंटू डी टी। तो मैं चार्ज के लिए कैसे निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू डी टी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू डी टी निकाल सकता हूँ। तो यदि मैं q के जगह पर i डॉट डी टी लिख सकता हूँ, तो मैं ये इस इक्वेशन में ला के रख दूँ, तो मैं लिखूंगा i एवरेज इज नथिंग बट q ओवर t, है ना। आई एवरेज का मतलब क्या है, Q अपॉन टाइम, और मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यह आपका एक अनदर अप्रोच होगा एवरेज करंट निकालने के लिए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब करंट ही करंट का फंक्शन दिया है, when the current is given as a function of time can we find out the average, yes you can find out the average। मैंने समझाया आपको कि I बराबर डी क्यू बाई डी टी था, डी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं I डॉट डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डॉट डी टी टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज। यदि टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वी हैव टू यूज द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने इंटीग्रेशन को यूज करके क्या निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। डी क्यू का छोटा सा चार्ज को पूरा जोड़ लो तो क्या बन जाएगा, वो क्यू बन जाएगा। तो क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। तो मेरे पास चार्ज निकल गया। यदि चार्ज निकल गया तो मैंने फंक्शन लिख लिखी थी आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊँ तो मैं क्या लिखूँ, देखो आई एवरेज बराबर क्यू बाई टी। इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी अपॉन डी टी। मतलब हम लोगों को एवरेज निकालने का सिंपल तरीका ये समझ में आया कि जब एक फंक्शन खुद का ही फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो हम लोग उसका एवरेज निकाल सकते हैं, है ना, एवरेज निकाल सकते हैं। हम लोग उसको यूज करके सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यदि मुझे एफ एवरेज, ये जो कोपचा मैंने बनाया है इसका मतलब क्या, एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये एक जनरलाइज फार्मूला होगा कि मुझे यदि फोर्स का एवरेज निकालना है तो आपको मुझे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देना होगा। तो मैं उसको इंटीग्रेट करके आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशंस, आई कैन फाइंड आउट द आंसर कि व्हाट एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ दैट फोर्स वुड बी, which will help me us to find out the value of average value of current and average value of the force, or whatsoever it may be। किसी भी चीज़ का एवरेज यदि मुझे निकालना हो तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है एवरेज निकालने के लिए, और मैं एवरेज भली बातें निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो हम लोग कल इसी टॉपिक के ऊपर फिर से डिस्कशन करेंगे कि हाउ दिस एवरेज वैल्यू विल बी यूजफुल टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इक्वेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। मैं सेम इक्वेशन को आई एवरेज बराबर क्यू बाई टी और इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी अपॉन डी टी जो मैंने ऊपर राउंड करके रखा हुआ है, मैं उसी को बार बार यूज करके बार बार आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो तब तक का इक्वेशन पे प्रैक्टिस करते रहिए। सोचिए कि अल्टरनेटिंग करंट कहाँ पर काम आएगा, हम लोग कैसे किसी को समझा सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।